इतिहास में हम क्या पढ़ रहे थे? गुप्तोत्तर काल पढ़ रहे थे। 500 बीसी से 500 एडी से लेकर 800 एडी के बीच जो भारत में घटनाएं घटी है या जो राजवंशों ने शासन किया है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ये भारत है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इस क्षेत्र में हरियाणा कन्नौज वाले क्षेत्र में कौन सा वंश था? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, ठीक है। यहाँ पे कौन सा वंश था? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश, ठीक है। यहाँ पे कौन सा वंश था? पल्लव वंश। यहाँ पे कौन सा था? पल्लव वंश। यहाँ पे था गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश। इधर कौन सा वंश था? पाल वंश, ठीक है। इधर कौन सा वंश था? पाल वंश, ठीक। अभी जो चालुक्य वंश था पुलकेशिन द्वितीय हुआ। पुलकेशिन द्वितीय के बाद जो है जो ये चालुक्य वंश था ये धीरे धीरे क्या होते गया? कमजोर होते गया। और इस चालुक्य वंश के स्थान पर आ गया था कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश आ गया था? राष्ट्रकूट वंश आ गया था। और जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यहाँ पर पुष्यभूति वंश के जब खत्म हो गया पुष्यभूति वंश तो वहां पर एक क्षेत्रीय राजवंश का उदय हुआ। एक व्यक्ति था वहीं रहने वाला, उसने अपने आप को शासक घोषित कर दिया और यहाँ पर राजा बन गया जिसका नाम क्या था? इंद्रयुध। क्या नाम था? इंद्रयुध। क्लियर है? तो अब देखो हर्षवर्धन मारा गया कि किसने मारा? पुलकेशिन द्वितीय ने मारा। हर्षवर्धन बनने के बाद जो कन्नौज है उस पर किसने अपना आधिपत्य कर दिया? इंद्रयुध ने आधिपत्य कर लिया। और इधर धीरे धीरे पुलकेशिन द्वितीय के बाद क्या हो गया? चालुक्य वंश भी खत्म हो गया और इधर कौन सा वंश आ गया? राष्ट्रकूट वंश। हर्षवर्धन मर गया, इधर चालुक्य वंश खत्म हो गया। अब इस कन्नौज पर अधिकार करने के लिए इन तीनों के बीच क्या होगा? लड़ाई होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या बोलेंगे उसको? त्रिपक्षीय संघर्ष। तो त्रिपक्षीय संघर्ष को मैं तीनों वंश को पढ़ाने के बाद बताऊंगा कि कैसे किसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पहले लड़ाई लड़ी, किसने किसको हराया। लेकिन पहले हम ये तीनों वंश को अच्छे से क्या कर लेते हैं? समझ लेते हैं कि राष्ट्रकूट वंश कैसे आया, गुर्जर प्रतिहार वंश कैसे आया, उसमें कौन कौन से राजा हुए, पाल वंश कैसे आया, उसमें कौन कौन से राजा हुए। ये पहले तीनों को समझ लेते हैं, फिर एक क्लास में मैं पूरा किसको बताऊंगा? त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है। तो आज हम पहला राजवंश पढ़ते हैं, कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश। तो आज हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा? राष्ट्रकूट वंश रहेगा। राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश तो मैंने अभी बताया कि राष्ट्रकूट वंश जो है, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश जो है ये चालुक्य वंश था। इसके पहले क्या थे? सामंत थे। चालुक्य वंश के क्या थे? सामंत थे। और उसी चालुक्य वंश का जो सामंत थे, है ना, तो सामंत के मतलब क्या होता है? जैसे देखो ये पूरा क्षेत्र किसका है? चालुक्य वंश का। पूरा क्षेत्र किसका है? चालुक्य। तो चालुक्य का अकेला राजा पूरा देख डालेगा क्या? नहीं। तो वो छोटा छोटा ऐसे क्या बनाता है? क्षेत्र बनाता है। और इस क्षेत्र के शासक को क्या बोलता है? सामंत बोलता है। अपने नीचे का राजा, है ना, अपने एक जो होता है वो बड़ा राजा होगा जो चालुक्य वंश का होगा। अब उसके नीचे और राजा होंगे, है ना, जो उसके क्या कहलाएंगे? सामंत कहलाएंगे। उसके क्या कहलाएंगे? सामंत कहलाएंगे। तो जो राष्ट्रकूट वंश था वो पहले किसके सामंत थे? चालुक्य वंश के सामंत थे। और पहला सामंती राजा के रूप में नाम मिलता है किसका? नंदराज। नंदराज यानी राष्ट्रकूट वंश का स्थापना करने वाला कौन था? नंदराज। किसके रूप में? सामंती राजा के रूप में। किसके सामंत के रूप में? चालुक्य राजा के सामंत के रूप में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करने वाला कौन था? नंदराज। क्लियर है? उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? चालुक्य वंश क्या होते गया? कमजोर होते गया। और उसका अंतिम राजा था कीर्तिवर्मन द्वितीय। चालुक्य वंश का अंतिम राजा कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। उसी कीर्तिवर्मन द्वितीय को मार दिया और चालुक्य वंश को खत्म करके राष्ट्रकूट वंश को अपना मेन, चालुक्य वंश के स्थान पर मेन साम्राज्य रवंश घोषित किया। और उसकी स्थापना किया किसने? दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग। तो ये क्या है? सामंती संस्थापक राजा, सामंती संस्थापक शासक, ठीक है। इसने राष्ट्रकूट वंश को किस रूप में? सामंती राजाओं के रूप में क्या किया? स्थापित किया। उसके बाद जो राजा हुए नंदराज के बाद वो सब चालुक्य के क्या कहलाए? सामंत कहलाए। क्लियर है? जब ये दंतीदुर्ग का चालुक्य का क्या था? सामंत था। तो चालुक्य वंश का राजा कौन था? चालुक्य वंश शासक,
था? कीर्ति वर्मन द्वितीय, ये था। इसी कीर्ति वर्मन द्वितीय को क्या कर दिया? मार दिया। और इसको मारने के बाद इस चालुक्य वंश को समाप्त कर राष्ट्रकूट वंश को स्थापना कर दिया और यही बन गया क्या? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है बोलेगा? तो दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। और ये जो राष्ट्रकूट वंश है वर्तमान के कर्नाटक महाराष्ट्र क्षेत्र में शासन करते थे। किधर शासन करते थे? कर्नाटक महाराष्ट्र, वर्तमान का जो कर्नाटक महाराष्ट्र क्षेत्र है उसी में मान्यखेत नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाकर क्या करते थे? शासन करते। क्लियर है? कैसे आया राष्ट्रकूट वंश? समझ में आ गया? यहाँ पे पहले कौन सा वंश था? चालुक्य वंश। और ये चालुक्य वंश के क्या थे? संस्थापक थे। तो राष्ट्रकूट वंश को चालुक्यों के संस्थापक सामंत के रूप में स्थापित किया किसने? नंदराज। अब ये जो राष्ट्रकूट वंश है चालुक्य के संस्थापक के रूप में काम कर रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रकूट वंश का सामंती राजा कौन बना? दंती दुर्ग। और चालुक्य वंश का राजा कौन था? कीर्ति वर्मन द्वितीय। तो इस दंती दुर्ग ने किसको मार दिया? कीर्ति वर्मन को मार दिया। चालुक्य वंश को समाप्त कर अब किस वंश की स्थापना कर दिया? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया। 735 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया। कब अपना राज्याभिषेक कराया? 735 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया और यही बन गया राष्ट्रकूट वंश का पहला राजा। राष्ट्रकूट वंश का पहला राजा कौन था? यही दंती दुर्ग। क्लियर है? और इस दंती दुर्ग का चाचा था कृष्ण प्रथम, जो इसके बाद राजा बना। दंती दुर्ग का चाचा कौन था? कृष्ण प्रथम, जो दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूट वंश का क्या बना? राजा बना। क्लियर है? समझ में आ गया? चालुक्य वंश को समाप्त कर किस वंश की स्थापना हो गई? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हो गई। और यही कृष्ण प्रथम, अब उसके थोड़े बहुत कुछ और लोग बचे होंगे चालुक्य वंश के, तो उन सब को समाप्त कर पूरी तरह से चालुक्य वंश को समाप्त करने वाला राजा कौन था? कृष्ण प्रथम। क्लियर है? चालुक्य वंश के राजा को मारकर चालुक्य वंश के स्थान पर किसको लाने वाला? राष्ट्रकूट वंश को लाने वाला कौन था? दंती दुर्ग। और चालुक्य वंश को पूरी तरह समाप्त करने वाला कौन था? कृष्ण प्रथम। ठीक है, ये पूरा तरह से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और यही वो राजा है जिसने एलोरा के गुफाओं का निर्माण कार्य किया। एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा सुने ना? तो उसमें एलोरा की गुफा को बनाने वाला या उसका निर्माण कराने वाला राजा कौन था? कृष्ण प्रथम। क्लियर है? तो एलोरा की गुफा का निर्माण कार्य किस राजा ने पूरा किया है? तो उस राजा का नाम क्या है? कृष्ण प्रथम। और उसी गुफा पे इसने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराने वाला राजा भी कौन है? यही कृष्ण प्रथम। क्लियर है? तो इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है कि राष्ट्रकूट वंश के किस राजा ने एलोरा की गुफा का निर्माण कर उसमें कैलाश मंदिर का स्थापना किया है, निर्माण किया, तो कौन है? कृष्ण प्रथम। क्लियर है? दो राजा हो गए, दंती दुर्ग, उसके बाद कौन आया? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम के बाद आया गोविंद द्वितीय। गोविंद द्वितीय, ये गोविंद द्वितीय जो था कमजोर राजा था, है ना? गोविंद द्वितीय जो है उतना ज्यादा शक्तिशाली राजा नहीं था, कमजोर था। इसलिए इसके भाई ध्रुव ने क्या किया? विद्रोह कर दिया, इसको पद से हटा दिया और ध्रुव क्या बन गया? राजा बन गया। तो अगला राजा कौन हो गया? ध्रुव। अगला राजा कौन हो गया? ध्रुव। तो राष्ट्रकूट वंश में पहला राजा हुआ नंदराज, सामंती राजा। फिर राजा के रूप में, वास्तविक स्थापक के रूप में आया कौन? दंती दुर्ग। उसके बाद आया उसका चाचा कृष्ण प्रथम, और कृष्ण प्रथम का बेटा हुआ कौन? गोविंद द्वितीय। और इसको हटा दिया क्योंकि ये अयोग्य था, कमजोर शासक था, और उसका भाई कौन राजा बन गया? क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्रुव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राजा है, इसलिए क्योंकि ये दक्षिण का पहला राजा है। दक्षिण, देखो कहां शासन कर रहे हैं? इधर शासन कर रहे हैं, तो ये दक्षिण हो गया। ये दक्षिण का पहला शासक है जिसने उत्तर की ओर क्या किया? आक्रमण किया। ध्रुव जो है दक्षिण का पहला शासक है जिसने उत्तर भारत की ओर क्या किया? आक्रमण किया। तो उत्तर भारत में आक्रमण करने वाला पहला दक्षिण का राजा कौन था? उत्तर भारत में आक्रमण करने वाला पहला राजा कौन था? ध्रुव, है ना? तो दक्षिण का पहला शासक जिसने उत्तर भारत में आक्रमण किया उसका नाम क्या है? ध्रुव। अब ये उत्तर की ओर आक्रमण कर रहा है तो पता चला कन्नौज क्या है? खाली है। कन्नौज क्या है? खाली है। तो ये राष्ट्रकूट वंश का राजा है जो किसमें शामिल हो गया? त्रिपक्षी संघर्ष में। त्रिपक्षी संघर्ष में ये क्या हो गया? शामिल हो गया। त्रिपक्षी संघर्ष किसके साथ होगा? राष्ट्रकूट वंश का गुर्जर प्रतिहार वंश और किसके साथ? पाल वंश के साथ होगा। तो इसने गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा को हराया, पाल वंश के राजा को हराया, और साथ ही इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए इधर भी आक्रमण किया था, तो इसने पल्लव वंश के शासक को भी हराया।
ठीक है, मतलब ये ऐसा राजा जिसने सभी वंश के राजाओं को क्या किया है, हराया। अपने समय जो चल रहा था, जैसे राजपूत वंश था, तो राजपूत वंश के समय क्या चल रहा था, गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। और कौन सा वंश चल रहा था, मुगल वंश, और साथ ही एक और वंश चल रहा था नीचे की ओर, कौन सा, पल्लव वंश। इन सब के शासकों को इसने क्या किया है, पराजित किया है ना। तो गुर्जर वंश के किस शासक को हराया है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के इसने वत्सराज को हराया, वत्सराज, ठीक है। पाल वंश के राजा किसको हराया है, गोपाल को हराया। पाल वंश के राजा किसको हराया है, सॉरी धर्मपाल। पाल वंश के राजा किसको हराया है, धर्मपाल। पाल वंश के राजा किसको हराया है, धर्मपाल को हराया है। और पल्लव वंश के राजा इसने दंती वर्मन को हराया, दंती वर्मन, ठीक है। तो राजा ध्रुव ने पहला राजा हुआ दक्षिण का, जो कहा गया, उत्तर की ओर आक्रमण करने गया, और उत्तर की ओर आक्रमण करने गया तो उसको पता चला कि कन्नौज क्या है, खाली है, जहां पर दो वंश आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, इसमें अपना घुस गया और 3 हो गए। तो इसने किसको हराया, तो इसने गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज को हरा दिया, और पाल वंश के राजा किसको हरा दिया, धर्मपाल को हरा दिया, और साथ ही अपने वंश के नीचे जो पल्लव वंश चल रहा था उसके राजा दंती वर्मन को भी इसने क्या किया था, पराजित किया था। इतना शक्तिशाली राजा था कौन, ध्रुव। क्लियर है। तो ध्रुव जो है अपने भाई गोपाल द्वितीय को क्या करके पद से हटाकर राजा बना, और ये दक्षिण भारत का पहला राजा हुआ जिसने उत्तर की ओर आक्रमण किया, और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हुए इसने गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज को और पाल वंश के राजा किसको हराया था, धर्मपाल को हराया था, और साथ ही इसने पल्लव वंश के राजा किसको हराया था, दंती वर्मन को हराया। क्लियर है। इसके बाद राजा हुआ गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय, ठीक है। और ये भी ध्रुव की तरह ही क्या था, पावरफुल राजा था, है ना। जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, उस त्रिपक्षीय संघर्ष को इसने क्या कर लिया, जीत लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष को क्या कर लिया, जीत लिया। देखो क्या होता था त्रिपक्षीय संघर्ष में, कन्नौज पर मान लो पहले इंदिरा युद्ध था, तो पाल वंश का राजा आके बैठ जाएगा, फिर कोई गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा आके बैठ जाएगा, फिर उसको हरा के राजपूत वाला आ जाएगा, राजपूत वाला बैठा है तो फिर पाल वाला आके बैठ जाएगा, ऐसे चलते रहता है ना। वो मैं लास्ट में बताऊंगा कौन किसको हराया, कैसे बैठा, वो पूरा लास्ट जब तीनों वंश को पढ़ लेंगे तो मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा किसके बारे में, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। अभी हमने इतना जाना कि ध्रुव ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, उसके वत्सराज को और धर्मपाल को क्या किया, पराजित किया, है ना। और उसके बाद जो है फिर वो राजपूत वंश का जो शासक था, सॉरी क्या बोलते, पाल वंश का जो शासक था, वो फिर वापस गद्दी पे आ गया था, है ना। ये जीत लिया, लेकिन फिर कौन आ गया था, वो पाल वंश का। तो फिर इसने किसको हराया, पाल वंश के राजा को हराया, पाल वंश के शासक, पाल वंश शासक किसको हराया, धर्मपाल को हराया, ठीक है। पाल वंश के शासक किसको हराया, धर्मपाल को हराया, ठीक है। तो धर्मपाल ने अपना एक आदमी बैठा के रखा था जिसका नाम था चक्रायुद्ध। इसका नाम क्या था, चक्रायुद्ध। इसको भी इसने क्या किया था, पराजित किया था। पहले क्या किया, देखो समझा, ध्रुव ने किसको हराया, धर्मपाल को हराया, और इस ध्रुव ने अपना एक आदमी बैठा दिया, ठीक। अब ये ध्रुव कहाँ चला गया, नीचे आ गया। तो ध्रुव नीचे आ गया तो उसके आदमी को फिर किसने हरा दिया, और अपना आदमी बैठा दिया कौन, चक्रायुद्ध। पता चला किसको, गोविंद तृतीय। फिर युद्ध करने गया कि मेरे पिताजी ने हराया था और फिर कब्जा कर लिया है, तो कन्नौज गया तो किसको हराया, चक्रायुद्ध। अब चक्रायुद्ध हार गया, भगते भगते किसके पास जाएगा, अपने मालिक के पास, धर्मपाल के पास। फिर धर्मपाल भी सेना लेके आया, तो इस गोविंद तृतीय ने धर्मपाल को भी क्या कर दिया, पराजित कर दिया, है ना। अब साथ ही इसी बीच सोचा कि गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था नागभट्ट द्वितीय, उसने सोचा मैं भी अपना क्या कर लूंगा, कमजोर हो गया लड़ाई से, तो मैं अपना युद्ध करने जाऊंगा, तो मैं हो सकता है मैं हरा दूं उन लोग को, मैं जीत जाऊं। तो यहाँ पर कौन आ गया, गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक, कौन आ गया, नागभट्ट द्वितीय। कौन आ गया, नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय आ गया, और नागभट्ट द्वितीय भी आया तो उसको भी गोविंद तृतीय ने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। क्लियर है। और इस तरह से सबको पराजित कर इस त्रिपक्षीय संघर्ष को अंतिम रूप से क्या कर लिया, जीत लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष को अंतिम रूप से जीतने वाला शासक कौन था, तो अंतिम रूप से जीतने वाला शासक कौन था, गोविंद तृतीय। क्लियर है। ये किसको हरा है, कैसे हुआ, ये सब लास्ट में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना पढ़ना है कि राजपूत वंश का राजा कौन था, गोविंद तृतीय। इसने पाल वंश के राजा धर्मपाल को और उसके विश्वस्त आदमी किसको, चक्रायुद्ध को पराजित किया। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट
द्वितीय को पराजित किया और इस त्रिपक्षीय संघर्ष को अंतिम रूप से क्या कर लिया, जीत लिया और कन्नौज पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। कन्नौज पर इसने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। क्लियर है? ये दो राजा ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके, इस राष्ट्रकूट वंश के, है ना, राजा ध्रुव और राजा गोविंद द्वितीय। ध्रुव पहला दक्षिण का राजा हुआ जिसने उत्तर की ओर क्या किया, आक्रमण किया। इसने गुर्जर प्रतिहार के राजा वत्सराज को, पाल वंश के राजा धर्मपाल को और पल्लव वंश के राजा किसको, दंतीवर्मन को क्या किया था, पराजित किया था। उसके बाद राजा हुआ गोविंद तृतीय। इसने पाल वंश के राजा धर्मपाल और उसके विश्वस्त चक्र युद्ध को क्या किया था, पराजित किया था। और साथ ही इसने गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभर द्वितीय को भी क्या किया था, पराजित किया था और त्रिपक्षीय संघर्ष को अंतिम रूप से जीतकर कन्नौज पर क्या किया था, अधिकार किया। क्लियर है? इसके बाद राजा होगा अमोघ वर्ष द्वितीय। अमोघ वर्ष द्वितीय, राष्ट्रकूट वंश का राजा कौन हुआ, अमोघ वर्ष द्वितीय। अमोघ वर्ष द्वितीय के दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था जिनसेन। राजा से ज्यादा फेमस है उसके दरबार में रहने वाला इंसान, जिसका नाम क्या था, जिनसेन। इसलिए प्रसिद्ध है कि उसने जैन धर्म का बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है आदि पुराण। तो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है कौन सा, आदि पुराण, जिसके लेखक जिनसे किसके दरबार में रहते थे, अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे, जो किस वंश के राजा थे, राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। क्लियर है? और ये राजा था अमोघ वर्ष द्वितीय। ये खुद एक बहुत बड़ा कवि है और इसने कन्नड़ भाषा में अपना एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है कवि राजमार्ग। जिसका नाम क्या है, कवि राजमार्ग। क्लियर है? तो कन्नड़ भाषा का सबसे बड़ा ग्रंथ या सबसे प्रमुख ग्रंथ है कौन सा, कवि राजमार्ग। लिखने वाला राजा कौन था, अमोघ वर्ष द्वितीय। क्लियर है? और इसी अमोघ वर्ष द्वितीय के समय जो है मुसलमान लोग आना चालू हो गए थे, मुस्लिम लोग यहाँ भारत में आना चालू हो गए थे, व्यापार करने के नाम से, आपका धर्म प्रचार के नाम से आना चालू हो गए थे। तो अरबी यात्री जिसका नाम था सुलेमान, वो किसके दरबार में आया था, तो अमोघ वर्ष द्वितीय के दरबार में आया था। तो अरबी यात्री जिसका नाम क्या था, सुलेमान, ये किसके समय आया था, अमोघ वर्ष द्वितीय के समय आया था। क्लियर है? तो अमोघ वर्ष द्वितीय के समय में तीन प्रसिद्ध घटनाएं घटित हुई या तीन प्रमुख लाइनें याद रखनी है कि पहला, इसके दरबार में कौन रहता था, जिनसेन, जिसने जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना की है, आदि पुराण की रचना की है और इसमें खुद कन्नड़ भाषा का एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम क्या है, कवि राजमार्ग। और इसी के समय कौन आया था, अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। क्लियर है? इसके बाद राजा होगा इंद्र द्वितीय। इसके बाद राजा कौन पढ़ेंगे, इंद्र द्वितीय। देखो, इस वंश का पाल वंश के साथ संघर्ष चलते रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान। तो जब राजा था इंद्र द्वितीय, तो पाल वंश का राजा था देवपाल। इधर राजा कौन बन गया, इंद्र द्वितीय। अमोघ वर्ष द्वितीय के बाद राजा कौन बन गया, इंद्र द्वितीय। तो इंद्र द्वितीय के समय पाल वंश के राजा देवपाल ने क्या किया, आक्रमण किया। तो इसने पाल वंश के राजा किसको पराजित किया है, देवपाल को पराजित किया है। पाल वंशी शासक किसको पराजित किया, देवपाल को क्या किया है, पराजित किया है। ठीक है? देखो, जहां पर ऐसा क्रॉस का निशान लगा हुआ मतलब वो क्या हुआ है, पराजित हुआ। ठीक है? और राइट का निशान लगा हुआ मतलब वो क्या हुआ है, विजय हुआ। क्लियर है? ऐसा करते हैं। तो पाल वंशी शासक देवपाल को क्या किया है, पराजित किया है। किसने, इंद्र द्वितीय ने। इंद्र द्वितीय ने किसको पराजित किया, पाल वंश के राजा देवपाल को पराजित किया। ये शासक है। जब अमोघ वर्ष शासक था तो अरब यात्री कौन आया था, सुलेमान। और जब इंद्र द्वितीय शासक था तो अरब यात्री आया था अल मसूदी। अल मसूदी। क्लियर है? दोनों याद रखेंगे। अरब यात्री सुलेमान किसके समय आया था, अमोघ वर्ष द्वितीय के समय आया था। और अरब यात्री अल मसूदी किसके समय आया था, इंद्र द्वितीय के समय भारत आया था। क्लियर है? इसके बाद कौन सा, अच्छा इंद्र तृतीय है, सॉरी इंद्र तृतीय है। ठीक है? सब तृतीय पढ़े थे, इंद्र तृतीय। अच्छा, एक और चीज, ये सारे राजा एक के बाद एक हुए ऐसा नहीं है। ठीक है? जो प्रसिद्ध हुआ है केवल उसी को बता रहा हूं। जो लगातार थे, जैसे मैंने पहला राजा कौन पढ़ाया, नन्नराज, तो नन्नराज के जस्ट बाद दंतीदुर्ग आया ऐसा नहीं है। नन्नराज के बाद और सामंती राजा हुए होंगे, फिर आया दंतीदुर्ग, उसने फिर किसको मार दिया, चालुक्य वंश के राजा को मार दिया और राष्ट्रकूट वंश की क्या की, स्थापना की। उसके बाद कृष्ण प्रथम आया। ठीक है? कृष्ण प्रथम के बाद गोविंद द्वितीय आया। गोविंद द्वितीय के बाद ध्रुव आया। ध्रुव के बाद गोविंद तृतीय आया। ठीक है? और गोविंद तृतीय के बाद कौन आया, अमोघ वर्ष द्वितीय। ऐसा हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, इसके बीच में और भी राजा आए थे, लेकिन वो उतने प्रसिद्ध नहीं थे। सीधा कौन आया, अमोघ वर्ष द्वितीय। और अमोघ वर्ष द्वितीय के बाद और भी राजा आए होंगे,
उसके बाद कौन आया होगा? इंद्रदीति, जो प्रसिद्ध है, जिसके काल में कुछ घटनाएं घटित हुई है, कोई आया है ना, या कोई था जो उससे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो उन राजाओं को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इंद्रदीति ने पालवंशी शासक किसको पराजित कर दिया? देवपाल को। और इसके समय कौन आया था? अरबी यात्री अल मसूदी जो है वो भारत आया था। इसके बाद हम राजा पढ़ेंगे कृष्ण तृतीय। राजा कौन पढ़ेंगे? कृष्ण तृतीय। और कृष्ण तृतीय ने, देखो इधर पल्लव खत्म हो गया, इधर पल्लव खत्म हो गया, और उधर आ गए थे चोल राजा। इधर कौन आ गए थे? चोल राजा। तो चोल राजाओं को परास्त कर इसने कांची व तंजौर को पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ये जो कृष्ण तृतीय है, इसने किसको पराजित कर दिया? चोल शासक को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और वहां का जो चोलों के अधीन जो तंजौर था, और कौन सा शहर? कांचीपुरम। कांचीपुरम पर इसने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और अधिकार करके यहाँ पर एक स्तंभ का क्या किया था? निर्माण किया था। एक स्तंभ का निर्माण तंजौर कांचीपुरम में एक स्तंभ का निर्माण किया था। किसने? राजा कृष्ण तृतीय ने। ठीक है, और इसने किसको हराया था? चोल राजाओं को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। क्लियर है? इसने, देखो ये इसका शासन चल रहा था राष्ट्रकूट का, और राष्ट्रकूट वंश के नीचे पूरा दक्षिण को इसने क्या कर लिया था? जीत लिया था। ये कृष्ण तृतीय ऐसा राजा था जिसने अपने साम्राज्य के नीचे दक्षिण को पूरा क्या कर लिया था? जीत लिया था। इसीलिए इसे सकल दक्षिणाधिपति कहते हैं। क्या कहते हैं? सकल दक्षिणाधिपति, है ना, दक्षिणाधिपति के नाम से जाना जाता है। दक्षिणाधिपति के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो इसने अपने पूरे नीचे दक्षिण को जीत लिया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दक्षिणाधिपति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद राजा हुआ एक खोटिक। क्या नाम था राजा का? खोटिक, है ना। और इस राजा खोटिक के समय परमार वंश का शासक था। देखो परमार वंश, देखो इधर क्या है? देखो सत्ता यहाँ चल रही है, लेकिन बाकी जगह का सत्ता क्या होते जाएगा? बदलते जाएगा। तो ऊपर एक वंश आ गया था जिसका नाम क्या था? परमार वंश। क्या नाम था? परमार वंश। और परमार वंश का राजा था सियक। परमार वंश का शासक जिसका नाम क्या था? सियक। इस सियक ने किसके ऊपर आक्रमण किया? राष्ट्रकूट वंश के राजा खोटिक के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया, है ना। और आक्रमण किया, और इसकी ये जीत गया। और इसकी राजधानी क्या थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेत। क्या था? मान्यखेत। इसको पूरी तरह से क्या कर दिया? तबाह कर दिया। यानी राष्ट्रकूट वंश अब पूरी तरह से क्या हो गया? कमजोर हो गया, क्योंकि राजधानी पूरी तरह से क्या हो गया? ध्वस्त हो गया। क्लियर है? राष्ट्रकूट वंश पूरी तरह, राष्ट्रकूट वंश का जो राजा था खोटिक, इसके समय किसने आक्रमण किया? परमार वंशी शासक सियक ने आक्रमण किया, और मान्यखेत को पूरी तरह से तहस नहस कर लूट कर वापस चला गया। अब खोटिक के बाद राजा हुआ कर्क द्वितीय। खोटिक के बाद राजा कौन हुआ? कर्क द्वितीय। क्लियर है? कोटिक के बाद जब राजा कर्क द्वितीय हुआ, तो सोचो राजधानी पूरी तरह से क्या हो गया है? बर्बाद हो गया है। परमार वंश ने पूरा लूट कर धन दौलत ले गया है। तो ये राजवंश अच्छा रहेगा? मजबूत रहेगा? पूरा तरह से क्या हो गया है? कमजोर हो गया। अब थोड़ा इतिहास के पीछे, यहाँ पर पहले कौन सा वंश था? चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश के राजा को मारकर, चालुक्य वंश था, चालुक्य वंश के राजा को मारकर क्या बना? राष्ट्रकूट वंश। तो इस चालुक्य वंश ने, चालुक्य वंश के भतीजा बेटा कोई तो जिंदा रहा होगा, तो उन लोग इसके सामंत के रूप में कार्य करने लगे। पहले ये नौकर था, है कि नहीं? अब इसको नौकर बना रहे। मतलब राष्ट्रकूट वंश है, और राष्ट्रकूट वंश के सामंत के रूप में कौन काम कर रहे हैं? चालुक्य। और जब राष्ट्रकूट वंश का राजा कमजोर हो गया, कौन? कर्क द्वितीय, तो उसी चालुक्य वंश का एक राजा था या एक व्यक्ति था जिसका नाम था तैलप द्वितीय। जिसका नाम क्या था? तैलप द्वितीय। इस तैलप द्वितीय ने मौका देखा कि राष्ट्रकूट वंश कैसे हो गया है? कमजोर हो गया है। तो उसने इस कर्क द्वितीय को क्या कर दिया? मार। कर्क द्वितीय को क्या कर दिया? मार दिया। जैसी करनी वैसी भरनी। राष्ट्रकूट वंश ने किसको मारा? चालुक्य। और चालुक्य वाले अब किसको मार रहे हैं? राष्ट्रकूट। और फिर वापस से स्थापित हो जाएगा कौन सा वंश? चालुक्य। तो पहले वाला कहलाएगा वातापी का चालुक्य। पहले वाला क्या कहलाएगा? वातापी का चालुक्य। अब दूसरा वाला कहलाएगा कल्याणी का चालुक्य। क्लियर है? दूसरा वाला क्या कहलाएगा? कल्याणी का चालुक्य। तो वातापी के चालुक्य को मारकर राष्ट्रकूट वंश आया, और राष्ट्रकूट वंश के अंतिम राजा कौन होगा? कर्क द्वितीय। तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा कौन था? कर्क द्वितीय। अंतिम शासक कौन था? कर्क द्वितीय। और इस कर्क द्वितीय को किसने मार दिया? तैलप द्वितीय ने मार दिया, और राष्ट्रकूट वंश को समाप्त कर एक नए वंश की शुरुआत की, जिसका नाम होगा कल्याणी के चालुक्य।
क्लियर है? तो ये था पूरा कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश की जो भाषा थी वो क्या थी? कन्नड़। तभी तो अमोघवर्ष ने कन्नड़ भाषा में कौन सा लिखा है? कविराज। क्लियर है? तो आज हम पूरा त्रिपक्षी संघर्ष के पहले वंश किसको समझ लिए? राष्ट्रकूट वंश को समझ लिए, ठीक है। इसको याद कैसे करना है? तो पहले राष्ट्रकूट वंश के राजाओं का नाम याद करेंगे कि पहला राजा सामंती राजा हुआ था कौन? नन्नराज। उसके बाद आया था कौन? दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम के बाद गोविंद द्वितीय। उसके बाद आया ध्रुव। ध्रुव के बाद गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय के बाद आया अमोघवर्ष द्वितीय। अमोघवर्ष द्वितीय के बाद इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के बाद आया कृष्ण तृतीय। इंद्र तृतीय के बाद कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय के बाद खोटी। और खोटी के बाद लास्ट राजा हुआ कौन? गर्ग तृतीय। पहले राजाओं का नाम क्रम से याद होना चाहिए। इससे एक और चीज आपके क्वेश्चन में बनता है कि ये जैसे दे देगा कि निम्न में से कौन सा राजा राष्ट्रकूट वंश का है या नहीं, ऐसे करके। तो राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख राजा हैं उनके नाम आपको याद हो गए, है ना? कि पहले आया नन्नराज, उसके बाद है कौन सा? दंतीदुर्ग। उसके बाद आ गया कौन सा? कृष्ण प्रथम। उसके बाद गोविंद द्वितीय, ध्रुव, गोविंद तृतीय, है ना? अमोघवर्ष द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय, खोटी और एक पड़े कौन सा? गर्ग द्वितीय। अब इनके कार्य आज याद करने हैं। तो नन्नराज क्या हुआ? पहला सामंती राजा हुआ, है ना? सामंती राजा हुआ राष्ट्रकूट वंश का। किसके सामंत थे ये? चालुक्य वंश के राजा थे। और जब चालुक्य वंश का अंतिम राजा था कौन? वो क्या नाम था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो कीर्तिवर्मन द्वितीय को मार दिया और राष्ट्रकूट वंश का पहला राजा बन गया कौन? क्या नाम था? दंतीदुर्ग। और उसने किसको राजधानी बनाया? मान्यखेत को राजधानी बनाया और शासन करने लगा वर्तमान के महाराष्ट्र कर्नाटक क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद राजा हुआ कृष्ण प्रथम, जिसने एलोरा के मंदिर का क्या किया? सॉरी, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया, वहां पे कैलाश मंदिर का निर्माण किया। क्लियर है? उसके बाद आया कौन? गोविंद द्वितीय, जो कि कैसे था? कमजोर शासक था, तो विद्रोह कर दिया उसके भाई ने, उसको हटा दिया और राजा बन गया कौन? ध्रुव। तो ध्रुव राजा हुआ और पहला दक्षिण का राजा हुआ जिसने उत्तर की ओर क्या किया था? आक्रमण किया था और त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया। और इसने गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा वंशराज को, पाल वंश के राजा धर्मपाल को और पल्लव वंश के राजा किसको हराया था? दंतीवर्मन को हराया था। उसके बाद आया को गोविंद तृतीय, तो इसने भी त्रिपक्षी संघर्ष में हिस्सा लिया। और जो पाल वंश का राजा था धर्मपाल और चक्रयुद्ध को क्या किया? पराजित किया। साथ ही इसने गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट द्वितीय को भी पराजित किया। क्लियर है? और त्रिपक्षी संघर्ष को अंतिम रूप से जीतकर कन्नौज पर अधिकार करने वाला राजा कौन था? गोविंद तृतीय था, ठीक है। गोविंद तृतीय के बाद कौन आया? अमोघवर्ष द्वितीय के बारे में पढ़े, जिसने क्या किया? जिसके दरबार में कौन था? जिनसेन, जिसने आदि पुराण की रचना की है। और खुद अमोघवर्ष द्वितीय ने कन्नड़ भाषा में क्या लिखा है? कविराज मार्ग ग्रंथ लिखा है, ठीक है। और इसी के समय जो है अरबी यात्री कौन आया था? सुलेमान आया था। और इसके बाद राजा कौन पढ़े? इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के ने पाल वंश के शासक किसको पराजित किया था? देवपाल को पराजित किया था। और इसके समय जो है अरबी यात्री कौन आया था? अल्पसुदी आया था। और कृष्ण तृतीय पढ़े तो कृष्ण तृतीय ने चोल वंश के शासकों को क्या किया था? पराजित किया था। तंजौर और ये कांचीपुरम पर अधिकार कर वहां पर एक स्तंभ का निर्माण किया था। इसने अपने राष्ट्रकूट वंश के नीचे दक्षिण को पूरा जीत लिया था, इसलिए इसको क्या कहा गया? सकल दक्षिणाधिपति कहा गया। और इसके बाद जब राजा हुआ खोटी, तो जो राजा था परमार वंश का, जिसका नाम क्या था? सियप, इसने पूरा तरह से किसको हरा दिया? खोटी को पराजित कर उसकी राजधानी मान्यखेत को पूरी तरह से ध्वंस कर दिया, ठीक है। जिससे ये राजपूत वंश कमजोर हो गया। और जब राजा था कर्क द्वितीय, तब इसका सामर्थ था जिसका नाम क्या था? तैलक द्वितीय। इसने अपने राजा कर्क द्वितीय को मारकर राष्ट्रकूट वंश को समाप्त कर एक नए वंश की शुरुआत की, जिसका नाम क्या था? कल्याणी के चाचा। क्लियर है? तो आज केवल इसी राष्ट्रकूट वंश को रखते हैं। कल हम गुर्जर प्रतिहार वंश और उसके बाद पाल वंश को पढ़ेंगे। फिर मैं बताऊंगा आपको त्रिपक्षी संघर्ष। आपको आज के लिए इतना।